नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीटॉपर्स पर। देखिए साथियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने बात की थी लेवल 1 एसएसटी पार्ट 1 को लेकर, जिसमें हमने समस्त पाठ्यक्रम के ऊपर 9 जो हमारे बिंदु है पाठ्यक्रम के, उनके ऊपर लगभग 50 प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। और वो वीडियो जो है आप सभी साथियों का अच्छा सपोर्ट मिला और लगभग 2000 से प्लस स्टूडेंट ने जो है उसी समय उस वीडियो को देखा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका कमेंट था कि पार्ट 2 भी उसका लाया जाए। तो देखिए हुआ क्या था कि उस वीडियो के अंतर्गत हमने 50 प्रश्नों के ऊपर चर्चा की थी और 50 प्रश्न जो थे आपके 5-5 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक के थे। अब दूसरा पार्ट भी हम लेकर आए हैं, इसमें इन ही 9 बिंदुओं के ऊपर 5-5 अतिरिक्त प्रश्न हमने तैयार किए हैं। पिछले वीडियो में मैं जिस प्रकार से हमने व्याख्या की थी, तो वहां से प्रत्येक प्रश्न के कम से कम 3 से 4 फैक्ट आपको अतिरिक्त समझाए गए थे। तो वहां से कम 200 फैक्ट जो है आपके हाथ लगे थे। वीडियो को काफी अच्छा सपोर्ट मिला और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टडी विद रीटॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर जो है आपको निःशुल्क जो है टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी जाएगी। उस वीडियो में एक कोड जो हमने बताया था, उस कोड के माध्यम से कई सारे साथियों ने जो है ज्वाइन किया है। तो आप भी देखिए स्टडी विद रीटॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये 1 जनवरी का जो है मैंने यहाँ पर देखिए सारे डाटा जो है 1 जनवरी का लिया है। 1 जनवरी का जो वीडियो आज हमने अपलोड किया, उस वीडियो पर कितने सारे साथियों ने जो ऐप को डाउनलोड किया, कोर्स को परचेज किया, आप देख सकते हो। और राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थानी भाषा, शैक्षिक परिदृश्य, समस्त पार्ट के ऊपर जो है टेस्ट सीरीज को है एक ही दिन में देखिए इतने सारे साथियों ने जो है परचेज किया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1 जनवरी को जो है बच्चों ने जो है डाउनलोड किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1,53,000 स्टूडेंट ने जो है हमारे ऐप को डाउनलोड कर रखा है। तो आप भी जो है अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद आप खुद को जो है टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने से नहीं रोक पाएंगे, यह मेरी गारंटी रहेगी। देखिए हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की जो मानक पुस्तकें हैं उसी के आधार पर आपके प्रश्न करवाए थी। पृथ्वी के स्थल रूप, उसके अलावा भारतीय संविधान का निर्माण, राजस्थान में लोक प्रशासन, मुगल साम्राज्य की स्थापना और तमाम बिंदुओं के ऊपर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आपके 200 से 300 फैक्ट आपको हाथ लगेंगे और एसएसटी का एक शानदार रिवीजन हो जाएगा। अब आपकी डिमांड थी कि एक और पार्ट लाया जाए, इसीलिए हमने जो है ये सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। सेकंड पार्ट में भी हम चर्चा करेंगे 50 प्रश्नों के ऊपर और लगभग 3 फैक्ट जो है प्रत्येक प्रश्न के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग आपके 150 फैक्ट जो है इस वीडियो में भी आपको हाथ लगेंगे। अब इन फैक्ट को आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी स्टडी विद रीटॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, वहां पर टेस्ट सीरीज में आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अब हमारी टेस्ट सीरीज मैंने आपको पहले ही परिचय बता दिया है कि लगभग 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखी है और बार बार प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बताता हूं और प्रतिदिन कम से कम 1000 से 2000 स्टूडेंट जो है नए जुड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर आपका सपोर्ट है, उसी वजह से सब संभव हो पा रहा है। समस्त जो आपका पाठ्यक्रम है उसके ऊपर हमारी टेस्ट सीरीज है और उसका रिव्यू आप देख सकते हैं। ये समस्त टेस्ट सीरीज मैंने सिलेबस वाइज जो है यहाँ पर कर रखी है और ये वाली जो एसएसटी का जिस पार्ट को हम पढ़ रहे हैं इसकी टेस्ट सीरीज जो है ऐप के ऊपर निःशुल्क कर दी है, तो आप भी वहां से ज्वाइन कर लो। दूसरा है कि सामान्य विज्ञान जो है आपके लेवल 1 के लिए साइंस वाला जो पार्ट है उसकी भी हम 2 मैराथन लेकर आएंगे। इसी प्रकार से लगभग 30-30 मिनट की ही हमारी मैराथन रहेगी, लेकिन प्रश्नों को कवर कर दिया जाएगा और रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ फैक्ट आपके दे नहीं रखे हैं, तो वहां से आसानी से आपके कवर हो जाएगा। और शिक्षण वीडियो की तो सर्वाधिक बिकने वाली जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो शिक्षण वीडियो की है और स्पेशल अपन इसके ऊपर मैराथन जो है लेकर आने वाले हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर ले। बाकी हम ये देखिए इतने सारे स्टूडेंट जो है वो जुड़ चुके हैं और आप भी जुड़ेंगे, आज नहीं तो कल जुड़ना तो आपको है ही है। अब पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर ली, तो उनको तो हम स्किप कर लेते हैं और प्रश्न संख्या 51 से जो है हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा मानना है कि पहले पार्ट 1 देख ले या फिर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो अब देखिए नए प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। जिन प्रश्नों की व्याख्या हमने कर दी थी उनके ऊपर हम पुनः चर्चा नहीं करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 51 से जो है आपके पार्ट 2 की जो है चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों का प्यारा सा कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो लाने के लिए। तो निश्चित तौर पर आप कमेंट कीजिएगा ताकि हम सामान्य विज्ञान की तो आपकी आएगी मैराथन, उसके अलावा राजस्थानी भाषा, शिक्षण वीडियो की, आईसीटी और शैक्षिक परिदृश्य की ऐसी शानदार व्याख्या लेकर आएंगे कि जहां से प्रश्न आपके हूबहू देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज वगैरह जो है और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसके अंदर हम आरबीएससी को भी शामिल करते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनको, और उसके अलावा एनसीईआरटी, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो एग्जाम रिव्यू जो होते हैं उनको भी हम शामिल करते हैं ताकि बच्चों को पता लगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआती 2-5 मिनट हम आपके लेते हैं, लेकिन आपको समझाना पड़ता है कि किस प्रकार से हमने कंटेंट तैयार किया है, कहां से किया है, ताकि आपको विश्वास हो और आप वीडियो को जो है पूरा देखें। देखिए अभी हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 51 पर कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित किया गया था। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए जानना यह जरूरी है कि संभागीय व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1949 में। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे उस समय, तो क्या हुई थी, ये शुरू हुई थी। लेकिन अप्रैल 1962 में जो है मोहनलाल सुखाड़िया के समय में इसको समाप्त कर दिया था। तो 1962 में तो आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। और 26 जनवरी
87 को जो है आपके हरिदेव जोशी उनके समय में वापस जो है इसको बहाल किया गया था। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये पुनर्स्थापित वापस कब हुई है आपके 1987 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित हुई। जबकि इसको शुरू को लेकर अगर प्रश्न पूछे तो सर्वप्रथम जो है संभागीय व्यवस्था जो थी वो 1949 में शुरू हुई थी। तब जो है 5 संभाग और 25 जिले जो है 5 संभाग और 25 जिले जो है सर्वप्रथम बनाए गए थे। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2, विश्व में राजस्थान जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए टेस्ट में कई सारे बच्चों की समस्या आई थी इस प्रश्न को लेकर, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि वहां पर जो है बाई मिस्टेक जो है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध कर दिया था, लेकिन हमने उसको टेक्निकल टीम बिठाकर उसको सही कर दिया है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर पश्चिमी नहीं होगा। उत्तर पश्चिमी भारत के लिए अगर बात करें तो भारत के नक्शे में अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो आपके उत्तर पश्चिमी है, जबकि विश्व के दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति है जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ है। तो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा अगर देखी जाए तो वो आपके किस राज्य के हैं। तो देखिए 5 राज्य जो हैं उनके साथ राजस्थान की सीमाएं लगती हैं। उसमें सर्वाधिक सीमा आपके लगती है मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम सीमा जो है देखिए सर्वाधिक सीमा यहाँ पर लगती है 160 किलोमीटर किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ, और पंजाब के साथ आपकी लगती है 89 किलोमीटर की सीमा। उसके अलावा बात करें इन 4 राज्यों में जो है, चारों राज्यों में आपके राजस्थान की सीमा लगती है। उसके अलावा एक राज्य और है गुजरात जिसके साथ आपकी सीमा लगती है राजस्थान राज्य की। तो ये अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कौन से या शासक जो हैं इन शासक के आरोहण के वर्ष से सही सुमेलित है। देखिए टॉपिक 1 के जो 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दी, व्याख्या भी आपको बता दी है। वो है राजस्थान का एक परिचय। अब दूसरा टॉपिक अपना शुरू हो जाता है कौन सा, मुगल साम्राज्य वाला। मुगल साम्राज्य में प्रश्न पूछा गया कि इनके जो आरोहण वर्ष जो है उसमें सही सुमेलित कौन सा है। तो देखिए बाबर जो है 1526, तो ये बिल्कुल आपके सही होगा। अकबर जो है, अकबर का राज्यारोहण जो है या राज्याभिषेक जो है वो क्या है 1556, ये भी सही है। 1526 वाला बाबर है, 1556 अकबर है। तो केवल 1 और 2 जो है आपके सही हो जाएगा। अब रही बात अगर औरंगजेब की देखी जाए तो 1658 है, न कि 1563, और जहांगीर की अगर बात करें तो 1605 है। अब अगर हम पूर्ण रूप से अगर बात करें तो बाबर की आपकी 1526 हो गई, उसके बाद आता है हुमायूं की 1530 हो गई, अकबर की हो गई आपकी 1556, जहांगीर की बात करें 1605, उसके बाद आपके शाहजहां की 1627, और औरंगजेब की बात करें तो 1658। ये आपको निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमने याद किया है आपको भी याद करना होगा, क्योंकि हमें पढ़ाना है तो याद करना पड़ता है, लेकिन आपको पढ़ना है और आपको सिलेक्शन लेना तो आपको भी याद करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्रम है। और आजकल जो है प्रश्नों का ट्रेंड बदल रहा है, तो वहां पर आपको क्रम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। तो ये हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में बना हुआ है, ये दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। व्याख्याता परीक्षा में भी पूछा गया है, और व्याख्याता कोच वाली 2020 और 2022 दोनों जगह इस प्रश्न का उल्लेख किया गया है। पानीपत के द्वितीय युद्ध अकबर का मुकाबला किससे हुआ। तो देखिए अकबर का मुकाबला जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1956 को हुआ था, और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है उनके साथ हुआ था, जिनका शॉर्ट नेम जो है वो क्या है, हेमू है। तो अकबर का हेमू के साथ मुकाबला हुआ था, और ये सम्राट विक्रमादित्य जो है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ये अंतिम हिंदू सम्राट थे जो दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपो आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे था। तो देखिए इसका संबंध जो है ये एक प्रकार से पुस्तक के क्या है, भाग हैं। और यहाँ हम बात करेंगे एक पुस्तक जो है उसका भी आपको ध्यान रखना है। गुलबदन बेगम जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है हुमायूंनामा। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप जरूर याद करके जाइएगा, इस पुस्तक के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज आप देखिए अकबरनामा अगर पुस्तक पूछी जाए तो अकबरनामा पुस्तक किसकी है, किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी। किसने लिखी, अबुल फजल ने। और अबुल फजल ने इस अकबरनामा को 3 जिल्द में ये बटी हुई है, और इसका आखिरी जिल्द जो है उसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है उसका, आईने अकबरी। यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडलों का सही क्रम क्या है। तो इसकी एक ट्रिक है JMBT। ये आप ध्यान रखिएगा। जलाल खान, उसके बाद मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये चारों जो हैं आपके क्या हो जाएंगे इसी क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ये क्यों भेजे गए, अकबर को जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने के उद्देश्य से महाराणा प्रताप के पास इन चारों को भेजा गया था, लेकिन जो है महाराणा प्रताप ने आजीवन जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। अब देखिए पानीपत के तीनों युद्ध आपके मुगल प्रशासन के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट, तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है आप देख सकते हैं 21 अप्रैल 1526 को पहला हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था आपके
5 नवंबर 1556 को। और आखिरी आपका हुआ था, देखिए तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। पहला युद्ध हुआ था आपके बाबर और इब्राहिम लोधी, उसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। दूसरा हुआ था आपके अकबर और हेमू, तो अकबर की उसमें विजय हुई थी। और तीसरा हुआ था आपके मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है इसकी विजय हुई थी। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में मैंने बताया, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नवंबर 1956। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, 31 मार्च 2024 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? अब यहां पर हम बात करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाले प्रश्नों के ऊपर। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में देखिए सड़कों का आर्थिक समीक्षा जो है 2024-25 की, उसके अनुसार 3,17,121 किलोमीटर जो है 31 मार्च 2024 तक जो है राजस्थान की यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी आर्थिक समीक्षा के अनुसार। नेक्स्ट हम देखेंगे, जयपुर में मेट्रो रेल बस सेवा जो है कब प्रारंभ हुई थी? तो जयपुर में जो है मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुई थी 2015 में। यह राजस्थान की प्रथम और देश की छठी जो है मेट्रो रेल प्रणाली है, और इसका प्रथम चरण ए जो है वो मानसरोवर से लगाकर चांदपोल, राजस्थान का तो देखिए ये प्रथम है, और आपके देश के अनुसार ये क्या है? छठे स्थान पर है। और मेट्रो प्रणाली का प्रथम चरण जो ए है उसके अंतर्गत मानसरोवर से लगाकर चांदपोल तक आपके ये जयपुर मेट्रो रेल सेवा जो है प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है वो आपके सोलर पंप से संबंधित है। सोलर पंप यानी कि सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है। और यहां पर देखिए कुसुम योजना को इस प्रकार से लिखा जाता है अंग्रेजी में, और के का मतलब होता है किसान, यू का ऊर्जा सुरक्षा उत्थान और महाअभियान, यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान इस योजना का पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, चंबल घाटी विकास योजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर के हिस्सेदार कौन है? तो देखिए 50-50% हिस्सेदार हैं, और दो राज्य हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और यहां पर आप ध्यान रखिएगा 4 बांध जो है इस परियोजना के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला है आपके गांधी सागर बांध, फिर आपके कोटा सिंचाई बांध, फिर है आपके राणा प्रताप सागर बांध, और एक है आपके जवाहर सागर बांध। ये आप ध्यान रखिएगा चंबल घाटी विकास योजना के बारे में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखिए कृषि आधारित उद्योग के ऊपर हम चर्चा करें तो आपके चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, वनस्पति घी उद्योग हो गया, ये तो आपके क्या हो गए? कृषि आधारित उद्योग हो गए। फिर हम बात करेंगे कृषि के अलावा कौन कौन से हैं, तो कृषि के अलावा आपके खनिज आधारित उद्योग में लौह और इस्पात उद्योग, यानी कि देखिए दाल, चावल और ये कपास, ये तीनों तो आपके कृषि आधारित हो गए। यहाँ पर पूछा है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो लौह एवं इस्पात उद्योग जो है वो आपके किसके आधारित है? खनिज आधारित उद्योग। कौन सा उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग। फिर उसके अलावा कोई उद्योग हो रहे हैं तो वन उद्योग होते हैं। वन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कागज, उसके अलावा रेशम, और एक है आपके रबड़ और लाख। ये इन 4 चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये जो है आपके वन आधारित उद्योग होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क जो है वो जोधपुर में किस जगह? देखिए रामपुरा बाड़िया जो है, यानी कि इसको कई बार जो है बटियान गांव जोधपुर भी लिखा हुआ आता है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया आपके प्रथम। और अगर दूसरा पूछा जाए तो आपके कोटा में, और कोटा में कौन सी मंडी? रामगंज मंडी जो है आप ध्यान रखिएगा। यहां पर स्पाइस पार्क जो है राजस्थान का दूसरा है, और पहला आपके कहाँ है? पहला है आपके रामपुरा बाड़िया या बटियान, ठीक है, और ये कहां पर है? जोधपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री जो है कहां पर खोली गई? तो सीमेंट फैक्ट्री जो है आपके सर्वप्रथम राजस्थान में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में जो है स्थापित की गई थी, लेकिन स्थापित करने से काम नहीं चला था। 1917 में जो इसको प्रारंभ की गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। और कंपनी का नाम क्या था? क्लिक निक्सन कंपनी जो है क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। अब यहां पर एक सूती वस्त्र से संबंधित भी आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। सूती वस्त्र जो है ये 1889 में सर्वप्रथम आपके द कृष्णा जो है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में, ठीक है, ब्यावर अजमेर में द कृष्णा सूती वस्त्र मिल थी सर्वप्रथम। और यहां पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है भीलवाड़ा को, ठीक है। नेक्स्ट हम निम्न में से उस खनिज समूह का चयन कीजिए जिसका एकमात्र उत्पादक राजस्थान है, यानी कि एकमात्र उत्पादक राजस्थान जो है वो आप ध्यान रखिएगा। एक तो है आपके सेलेनाइट, वोलेस्टेनाइट और आपके सीसा जस्ता, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एकमात्र उत्पादक जो है इसका राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है आपके विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? देखिए मैंने पुनः आपके सामने प्रश्न लाया हूं क्योंकि एमपीटेड में पूछा गया है और पीएसआई में पूछा गया है। अब एनसीईआरटी के आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तिब्बत का पठार। अगर पामीर का पठार और तिब्बत का पठार दोनों ऑप्शन में देखने को मिले तो पामीर का पठार इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर वो ऑप्शंस में नहीं है तो विश्व की छत जो है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? आपके तिब्बत का पठार, ठीक है। विश्व की छत पूछा जाए तो पामीर का पठार होगा, लेकिन सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए और अगर तिब्बत का पठार लिखा हुआ है तो वही आपके करेक्ट आंसर होगा। यू आकार की घाटी निर्मित होती है। यू आकार की घाटी जो है किसके द्वारा निर्मित होती है? तिब्बत का पठार जो है इसकी लंबाई ऊंचाई भी जो है आप ध्यान रखिएगा 4500 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। यू आकार की घाटी निर्मित होती है। अब यू आकार की घाटी देखिए हिमानी द्वारा, किसके द्वारा निर्मित होती है? हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे,
एंडीज पर्वत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एंडीज पर्वत जो है यहाँ पर यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, बिल्कुल सही होगा, और यह एक वलित पर्वतमाला है, यह भी सही होगा। तो 1 और 2 जो है दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, सूची जो है आपके मिलान करनी है, और यहां पर पर्वतमाला दे रखी है और यहां पर पर्वत चोटी दे रखी है। तो देखिए ये आल्प्स जो है आपके, आल्प्स से आपका क्या हो जाएगा, माउंट ब्लॉक जो है ये आपके आल्प्स से हो जाएगा। उसके अलावा ये यहाँ पर है आपके कोकेसस आपके हो जाएगा माउंट एल्ब्रूस। नेक्स्ट हो जाएगा आपके एंडीज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप जान रखिएगा, ये अंकांका गुहा, और एक है आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आपके हो जाएगा कौशिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे जहां तक एनसीईआरटी में दे रखा है मैंने इसको यहाँ पर लेने का प्रयास किया है, लेकिन शायद इतना हार्ड जो है आपके प्रश्न नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी महाद्वीप में अगर कोई पर्वतमाला या पठार कोई ऊंचा है तो उसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में कौन से सत्य कथन है। तो देखिए यहाँ पर हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, तो बिल्कुल हिमालय जो है एक नवीन पर्वतमाला, ये आप ध्यान रखिएगा। और हिमालय जो है 33 सागर के अवशेष के रूप में है, तो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, घास भूमि और देश, ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। घास भूमि और देश से संबंधित जो प्रश्न है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पंपास जो है ये घास भूमि जो है आपके किस क्षेत्र में है, तो ये है आपके अर्जेंटीना जो देश है आपका उसमें है। प्रेरीज वाली जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, डाउन्स जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में, और वेल्ड जो है आपके कुछ में हो जाएगी दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, 1, 3 और 2। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, यहां पर है वनस्पतियों को लेकर प्रश्न है। तो वन और वनस्पति को लेकर घास जो है आपके देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है उसमें महोगनी, उसके अलावा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो है उसमें साल है, पर्वतीय में जो है आपके स्प्रूस है, और मैंग्रोव में जो है आपके ताड़ है। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा दीजिए, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में भी है और रीट में भी जो है आपके प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं। तो ये मैंने पिछले प्रश्न की पिछली जो अपनी क्लास हुई पार्ट 1 उसकी व्याख्या के अंदर भी बताया था, लेकिन यहाँ पर से मैं पृथक रूप से प्रश्न लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो है ये भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में जो है विकसित हैं। नेक्स्ट अपने प्रश्न, भारत में याक अधिकतर किस देश में किस क्षेत्र में मिलते हैं। तो भारत में याक जो है क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपके, लद्दाख। सीईटी वगैरह एग्जाम में भी ये प्रश्न अभी लेटेस्ट में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। साइलेंट वैली जहां पौधों एवं पशुओं की अति विरल प्रजातियां पाई जाती है। देखिए हम किन प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अभी हम उस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भारतीय वनस्पति और वन्य जीव जो है उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। साइलेंट वैली जो है जहां पौधों एवं जंतुओं की अति विरल प्रजातियां पाई जाती हैं वो कहां पर स्थित है, साइलेंट वैली आपके हो जाएगी किसमें, केरल। अब मैं आपको यहाँ पर 5 और 6 इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं और वहां से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक तो आप ध्यान रखिएगा, मानस जो है वो आपके कहाँ है, असम में। एक है आपके नामदफा जो है वो है आपके नमदफा या नामदफा जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में। फिर आप देखेंगे कान्हा जो है आपके मध्य प्रदेश में, सुंदरवन जो है आपके पश्चिम बंगाल में, गिर हो जाएगा आपके गुजरात में, और फूलों की घाटी जो है आपके वो हो जाएगी आपके उत्तराखंड में। ये मैं देखिए पूरा मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जो बोला है वो आप कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एनसीईआरटी से हूबहू यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो ये आपने राष्ट्रीय प्रतीक जब आप पढ़ते हैं तब भी आपने पढ़ा होगा, गांगेय डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। और इसके बारे में मैं एक प्रश्न आपको पूछूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय जलीय प्राणी के रूप में गांगेय डॉल्फिन को कब घोषित किया गया, इसके बारे में वर्ष आपको बताना है, 2009 है या 2010 है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची से सम्मिलित आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, वन्य जीव संरक्षण हो जाएगा आपके 1972, उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण जो है आपके 1986, जनजातियों वाला हो जाएगा आपके 2013, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता, और वन संरक्षण आपके हो जाएगा 1988। काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। वन्य जीव संरक्षण 1972 है, वन संरक्षण जो है 1988 है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्रभूमि नगर बना। तो देखिए भारत का प्रथम आर्द्रभूमि नगर अगर देखा जाए तो ये आपके हाल ही में जो है किसको बनाया गया है, उदयपुर को। अब देखिए उदयपुर के साथ आपके भोपाल मध्य प्रदेश और एक इंदौर मध्य प्रदेश, इन दोनों को भी किया है। लेकिन भारत के प्रथम आर्द्रभूमि वेटलैंड का जो है तीनों को साथ में किया है, लेकिन सही आंसर क्या होगा आपके उदयपुर होगा, क्योंकि बोर्ड ने इसका आंसर जो है उदयपुर माना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न काफी सामान्य लगता है, लेकिन कई बार जो है एक ऐसी फसल का नाम दे दिया जाता है जहां पर आप उलझ जाते हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है रीट एग्जाम में एक बार अलसी नाम दिया था। अब अलसी में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि अलसी जो है किस में आएगा, तो अलसी भी आप ध्यान रखिएगा रबी में आएगा। तो यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि देखिए जो तो आपके हो गया रबी का हो गया,
उसके अलावा दालें जो है आपके रबी की हो गई, और उसके अलावा गेहूं भी जो है आपके रबी का हो गया, और बाजरा जो है आपके क्या हो जाएगा, खरीफ का। तो यहाँ पर पूछा है रबी की नहीं है, इसका मतलब खरीफ, और खरीफ का आंसर आपके क्या हो जाएगा, बाजरा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपके रबी की कौन कौन सी फसलें हैं। और तो रबी में आप ध्यान रखिएगा, गेहूं है आपके, सरसों है, जौ है, चना है और अलसी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और खरीफ के अंदर अगर हम बात करें तो मक्का है, कपास है, बाजरा है, उसके अलावा ज्वार हो गया, गवार हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली और अरंडी, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक आपके चावल जो है वो भी खरीफ में हो गया। तो खरीफ के ही हो गए और रबी के ही हो गए, इनको आप विशेष तौर पर एक बार रिवीजन के तौर पर देखकर जाएं। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी डालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी डालों पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है वो तो हो जाएगी आपके चिमाता। क्या कहा जाता है इसको? चिमाता। और दजिया कहा जाता है आपके मैदानी क्षेत्रों में जो है पहाड़ी ढाल पर करेंगे तो वो तो हो जाएगी आपके चिमाता, और दजिया हो जाएगा मैदानी बाग में वृक्षों को जलाकर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको कहा जाता है दजिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान में मिश्रित और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो आपको पता है काली मिट्टी या कपास और मक्का जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, कई बार फसल से संबंधित पूछा जाता है। तो चेत्री गुलाब की खेती जो है कहाँ की जाती है? तो वो आपके खमनौर राजसमंद में की जाती है। और दूसरा आप ध्यान रखिएगा कि चेत्री गुलाब जो है इसको एक और नाम इसका है दमशक गुलाब। क्या है? दमशक गुलाब। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की संविधान निर्माती सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, भारतीय संविधान के ऊपर हम आ गए हैं। राजस्थान में कृषि जो है टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब है आपके भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो H.C. मुखर्जी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। फिर हम बात करेंगे मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो मूल भारतीय संविधान जो है वो आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है इनके द्वारा लिखित है। और इसका एक ध्यान रखिएगा, हिंदी संस्करण का एक प्रश्न अभी सीईटी में पूछा गया था कि इसका हिंदी संस्करण जो है किसके द्वारा लिखा गया है भारतीय संविधान का? तो वो हो जाएगा आपके वसंत कृष्ण वेद। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये वसंत कृष्ण वेद जो है आपके हिंदी संस्करण वाला हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने की सुमेलित करना है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपको पता है कहां से लिए? अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए। उसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमारे लिए गए हैं आयरिश संविधान से। उसके अलावा मंत्रिमंडल सरकार जो है वो मंत्रिमंडलीय सरकार हमारे ब्रिटिश शासन से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य जो संबंध है वो आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 87 पर। प्रश्न संख्या 87 है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? सबसे लंबा लिखित संविधान विशेषता है? तो बिल्कुल है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है। ये दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो मैंने पिछले प्रश्न की व्याख्या में भी इसको बताया था, एक बार पुनः आपके सामने। 42वां संशोधन 1976, इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी शब्द हैं, उसके अलावा एक शब्द है आपकी अखंडता और एक शब्द है आपके पंथ निरपेक्ष। लेवल 2 एसएसटी वालों को कई बार पूछा जा चुका है रीट में, और ये आप ध्यान रखिएगा आपको भी पूछा जा सकता है 3rd ग्रेड के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा से राजस्थान में जो 15 सदस्य थे, 11 सदस्य उसके अलावा 4 प्रशासनिक अधिकारी के रूप में थे, 15 सदस्य, उनकी सूची को आप जरूर याद करके जाइएगा। जेबी कृपलानी जो है ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे राजस्थान की तरफ से, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी जयनारायण व्यास थे आपके, हीरालाल शास्त्री थे और वीटी कृष्णामाचारी जो है ये भी आपके सदस्य थे। संविधान सभा में राजस्थानी सदस्य और रियासत का कौन सा युग्म असुमेलित है? ठीक है, मतलब सुमेलित नहीं है। तो ये माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से हैं, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास जोधपुर से हैं। रामचंद्र उपाध्याय जो है आपके भिलवाड़ा से न होकर कहां से थे? अलवर से थे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र उपाध्याय वाला। दलेल सिंह जो है वो कोटा से थे। उसके अलावा 2 नाम मैं आपको बता रहा हूं, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो है आपके मुकुट बिहारी लाल भार्गव, वो जो है आपके कहां से थे? अजमेर मेरवाड़ा से। ठीक है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और एक आपके बलवंत सिंह मेहता जो राजस्थान के व्यक्ति जो है, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो बलवंत सिंह मेहता जो है उनका संबंध भी कहां से थे? उदयपुर से। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भारत के संविधान निर्माण में जो है समय लगा है वो लगा है कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान की कार्यपालिका का। अब देखिए, राजस्थान में लोक प्रशासन टॉपिक जो है आपके शुरू हो चुका है। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का संवैधानिक तौर पर प्रमुख जो है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया तब जो है राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संपूर्णानंद। अब यहां पर ध्यान रखिएगा 4 बार जो है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, और सबसे लंबा अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा जो है कौन सा लगा, तो चौथा वाला जो है सबसे लंबा लगा था। और उसमें आप ध्यान रखिएगा कौन थे उस समय राज्यपाल? एम चिन्ना रेड्डी। कौन थे? एम
चिन्ना रेड्डी। और इसका समय जो है 15 दिसंबर 1992 से लगाकर 3 दिसंबर 1993 तक, ठीक है, ये जो है इसका समय था, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान जो होता है, वास्तविक कौन होता है? आपके मुख्यमंत्री जो होता है, और मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में हमारे कौन है? श्री भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट हम देखेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्री को अवरोही क्रम में। तो देखिए इस प्रश्न की व्याख्या मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद भी जो है अशोक गहलोत का जो कार्यकाल निकला है, तो उसके अनुसार जो है इसमें उलटफेर हुआ है। तो आप इसकी जांच करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपका होमवर्क है, इतनी सी मेहनत आप भी करें, क्योंकि जब ये 2018 में हुआ था तब इसका आंसर जो है वो अलग था, अभी जो है हाल कंडीशन में उसका आंसर जो है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्रमशः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? यहाँ पर देखिए चुनाव क्षेत्र जो है, मतलब यानी कि सीटों की बात की जा रही है, तो राजस्थान में कुल सीटें कितनी है? कुल सीटें हैं 200, ठीक है। मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होती है? 15% यानी 30। फिर हम बात करेंगे कि सामान्य वर्ग के लिए सीटें इसमें से कितनी है? 141। उसके अलावा बची आपकी सीटें कितनी? 59 में 34 तो आपके हो जाएगी किसकी? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का मतलब आपके क्या हो जाएगा? SC। और अनुसूचित जनजाति यानी आपके ST। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 34 और 25। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जो है आपके कहाँ है? हाईकोर्ट जो है आपके कहाँ है? जोधपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये आपके लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत जो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बात करेंगे, सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपके थर्ड ईयर 2022 में भी पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? वुड्रो विल्सन। अब वुड्रो विल्सन जो है इनको लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने इनकी एक निबंध था प्रशासन का अध्ययन, उसके अंतर्गत 1887 प्रशासन का अध्ययन, ये आप ध्यान रखिएगा, इनके निबंध का नाम था। और इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है लोक प्रशासन को एक अलग शाखा के रूप में विभाजित करने का काम किया था। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी पुस्तक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, मुख्य सचिव के संदर्भ में कौन सा एक असत्य कथन है? मुख्य सचिव जो होता है वो मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है, बिल्कुल सही है। यह राज्य सिविल सेवाओं का अध्यक्ष होता है और यह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, लेकिन यह मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन नहीं करता है, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन कौन करता है? मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 100 प्रश्न जो है मैंने कंप्लीट आपको करवा दिए, पार्ट 1 भी करवा दिया था, पार्ट 1 को भी आप अगर आपने नहीं देखा है तो देख ले, और पार्ट 2 को भी आप कंप्लीट देख कर जाए, तो आपके ये 100 प्रश्न, उसके अलावा 3-3 पेज, लगभग 300 प्रश्नों का मामला आपके यहाँ पर सेट हो जाता है। और इन 300 प्रश्नों को करने के बाद कहीं भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि पिछले वीडियो को देखने के बाद स्टडी विद 3 टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आप इसमें डेट देख सकते हैं, अच्छे से मैंने जूम कर लिया है, और यहाँ पर मैं स्लाइड इसको स्वाइप कर रहा हूँ, तो आप जरूर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एक दिन में इतने बच्चे जो हमसे जुड़ते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार स्टूडेंट जुड़ते हैं, टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं। ये एक विश्वास के कारण, जो साथी हमसे नहीं जुड़ पाए किसी कारण, बस कोई बात नहीं, अभी भी समय आपके पास जुड़ सकते हैं। और किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको कोई समस्या आ रही है या उसको खरीदने परचेज करने में कोई समस्या है, तो भी आप बता दें, आपको निःशुल्क भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो हमारा उद्देश्य है कि आप अधिकतम प्रयास करें, क्योंकि रिवीजन के दौर में जो है अभ्यास प्रैक्टिस जो है जितनी होगी उतना ही आपके फायदा होगा। तो ये सारे मैंने आपको करवा दिया है। उसके अलावा अब हम साइंस की भी इसी प्रकार से क्लास लेकर आएंगे, ICT की भी लेकर आएंगे। आपके सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं, आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं देखिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।